So that recession everyone was worried about earlier this year? We're in a scenario where we have a stagflationary environment. I think the economy is going to cool off. I think we'll have a recession by the end of this year or the beginning of next year. And we'll still have rising food prices and rising energy prices. And unfortunately, the Fed's monetary policy just can't change that. The US and China have begun talks to try to improve relations between the world's two largest economies. Bilateral trade is worth hundreds of billions of pounds a year, and China's huge spending power is critical to global financial stability. But the country is now experiencing some evidence of an economic downturn. In May, youth unemployment was almost 21%. That's a record high, and exports dropped year on year by 7.5%. Property investment is also down. With more, here's our China correspondent, Steve McDonald. The Eurozone economy fell into recession in the first 3 months of 2023, while revised data showed that growth contracted by 0.1% in the last 2 quarters. The growth rate for the fourth quarter of 2022 was cut to 0.1%, minus 0.1% from the previous reading of 0. Now, a country or an economic union is said to be in recession if the economy shrinks for 6 consecutive months. यूएस, चाइना और यूरोप तीनों वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज रिसेशन और एक स्लोअर ग्रोथ को फेस कर रही हैं, जिसके चलते वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2.7% ही रहेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड रिसेशन है क्या। वेल, रिसेशन कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट इन जनरल टर्म्स रिसेशन तब माना जाता है जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में रहे। जब एक इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तब उस इकोनॉमी में लोग अपनी जॉब लूज करने लग जाते हैं, उस इकोनॉमी में डिमांड गिरने लग जाती है और उस इकोनॉमी की जीडीपी फॉल करने लग जाती है। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपेंशन एंड रिसेशन को फेस करती हैं। जब एक कंट्री की इकोनॉमी ओवर एक्सपैंड हो जाती है तो फिर उसे एक हैवी रिसेशन भी फेस करना पड़ता है, और इसीलिए कंट्रीज एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ फोकस रखती हैं जो न ज़्यादा एक्सपैंड करे न ज़्यादा रिसेशन में जाए, एक स्टेबल रेट से ग्रो करे। कॉजेज ऑफ रिसेशन होने की कई वजह हो सकती है, लाइक सडन इकोनॉमिक शॉक। रशिया एंड यूक्रेन वॉर होने की वजह से ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ गए, जिसकी वजह से कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में एक सडन इकोनॉमिक शॉक आ गया। एक्सेसिव डेट या डेट ट्रैप में फंस जाना, स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, इन्फ्लेशन का एक परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर डिफ्लेशन हो जाना। यूएस की इकोनॉमी पर भी रशिया एंड यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट आया। यूएस ने यूक्रेन को हेल्प करने के लिए डिफेंस सप्लाईज और फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए डॉलर्स भी प्रिंट किए, जिसके चलते यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक डाउनटर्न आया और रिसेशन के भी चांसेस बने। चाइना, द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने के पीछे 2 मेन वजह हैं, चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी और चाइना की हाउसिंग मार्केट का क्राइसिस में होना। यूरोप एंड यूरोजोन कंट्रीज़ भी इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप के सिटीजन्स को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, जिसकी वजह से यूरोप को कुछ मेजर स्टेप्स भी लेने पड़े टू काउंटर इन्फ्लेशन। यूरोप में इकोनॉमिक स्लोडाउन और इन्फ्लेशन होने की एक सबसे बड़ी वजह थी रशिया एंड यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन वॉर होने की वजह से रशियन ऑयल एक्सपोर्ट पे कई सैंक्शन लगे, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस ग्लोबल मार्केट में शूटअप कर गया। एंड यूरोप, जो मेजरली अपना मोस्ट ऑफ द ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता था, वहाँ पर एनर्जी प्राइसेस अब बढ़ने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक डैमेज और रिसेशन का खतरा बना। लेट्स सी, क्या इंडिया भी 2024 में रिसेशन में जाएगी? ग्लोबल टेंशन की वजह से बढ़ते हुए फ्यूल एंड एनर्जी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन से बढ़ते हुए इनपुट कॉस्ट, एंड इस बार फेस्टिव सीजन में गोल्ड इंपोर्ट ओवर द एक्सपोर्ट इंडिया के ट्रेड को डेफिसिट की तरफ लेके गया है, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी मंथली रिव्यू में बताया कि इंडिया 2024 में रिसेशन फेस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इस साल हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी और इस करंट फिजिकल ईयर में अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 6.5% से ग्रो करी। इन सब को देखते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इंडिया जो डिमांड डाउनफॉल को फेस कर रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ स्टडी है और इसको देख के बाकी इकोनॉमी सरप्राइज हैं। व्हाट स्टेप इंडिया इज टेकिंग टू काउंटर दिस रिसेशन एंड इन्फ्लेशन ट्रैप? इस सब के बावजूद भी इन्फ्लेशन रेट इंडिया में प्रिस्क्राइब रेट से अभी भी ज़्यादा है। आरबीआई ने अभी भी अपना रेपो रेट 6.5% पे ही रखा है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और आरबीआई की इस एफर्ट के बाद इन्फ्लेशन 4.87% पे आ गया है। बट आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन उनकी प्रिस्क्राइब लिमिट 4% की अभी भी ऊपर ही है, और आरबीआई ने अपनी प्रोजेक्शन में ये बताया कि
जो कंज्यूमर गुड इन्फ्लेशन है वो अभी भी पिछली बार जितना ही 5.4% ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। और इसीलिए आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी टाइट रखा है ताकि वो इंडियन इकोनॉमी को डिमांड डाउनफॉल और रिसेशन से बाहर निकाल सकें।